तो आज मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में मैंने आपको मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या होता है और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इससे थोड़ा बहुत रूबरू कराया था, थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट से अवगत कराया होगा आपको। और मैंने कहा होगा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड, और उन्होंने ही एक्सीडेंटली अपने लैबोरेटरी में ये सारी चीजें डिस्कवर की थी। तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को आज हमें पढ़ना है। हेडिंग डालें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, OERSTED, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ और कैसे हुआ और इससे हमें क्या क्या पता लगा, वो सारी चीजें अभी हमें समझनी है। तो पहले आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए, फिर इकट्ठे में एक ही साथ पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। और यहाँ पर एक छोटा सा डाउट जो लास्ट क्लास में शायद दिया ने पूछा था कि सर ये जो चार्ज है, या क्या क्या डाउट पूछ रहे थे आप, जाते जाते में से एक डाउट पूछे थे कि जो डेवलप कर रहा है मैग्नेटिज्म, तो घर में जो तार रहता है उसके अंदर वो क्यों नहीं हमें मैग्नेट दिखा रहे हैं। यानी कि अगर घर में कोई वायरिंग की गई है तो वहां पे अगर मैं मैग्नेट लेके ऐसे से घूमूंगा तो क्या वहां पे भी मुझे डिफ्लेक्शन दिखेगा? तो दिखाई देगा कि नहीं देगा, और अगर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो क्यों दे रहा है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर शायद मुझे लगता है ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद मैं आपको बताने की पोजीशन में रहूंगा। लिखना स्टार्ट करिए। इन द समर ऑफ 1820 H.C. Orsted concluded that in the summer of 1820 H.C. Orsted concluded that a current carrying conductor deflects magnetic compass needle placed near it. H.C. Orsted concluded that a current carrying conductor deflects magnetic compass needle placed near it. ये मैंने आपसे कहा भी था कि गलती से हमने एक्सपेरिमेंट करते वक्त बगल में क्या रख दिया था, कंपास रख दिया था, और वो कंपास में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। अब डिफ्लेक्शन कैसा था, कितने देर तक दिखाई दिया, और किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे डिफ्लेक्शन आए, ये अब सोचने का विषय है, जो कि वो एक्सपेरिमेंट में हमें पता चलेगा। और फिर उससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई ऐसा ही क्यों हुआ, लगातार डिफ्लेक्शन दिखाते रहना चाहिए था, वैसा क्यों नहीं हुआ। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भी हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। लिखना स्टार्ट करिए। He found that the alignment of magnetic needle is tangential to the imaginary circle. He found that the alignment of magnetic needle is tangential to an imaginary circle. एक imaginary circle की तरह आपको क्या दिखाई दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दिया। He found that the alignment of magnetic needle is tangential to imaginary circle which has the straight wire as its center. एक्सपेरिमेंट करते वक्त ऑर्स्टेड ने क्या किया, ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये वायर जो है ये क्या दिखा रहा है हम लोगों को, ये वायर हमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब अगर डिफ्लेक्शन दिखा रहा था तो कंफर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो चुका था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो कंफर्म हो गया, क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन दिख रहा है और करंट कैरिंग वायर से दिख रहा है तो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया और उस पेपर पे उन्होंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स डाल दिए। जब उन्होंने आयरन फिलिंग्स डाले और इस वायर के अंदर करंट उन्होंने डाला, यानी करंट उसके थ्रू फ्लो करवाया, तो क्या पता लगा कि ये जो आयरन फिलिंग्स है वो एक पर्टिकुलर डिजाइन से वहां पर अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, अलाइन कर ले रहे हैं। इस प्रकार से वो जो आयरन फिलिंग्स थे वो इस प्रकार से अपने आप को क्या कर ले रहे थे, अलाइन कर पा रहे थे। तो इस प्रकार से उन्हें दिखाई दिया कि जब कोई इस सेंटर से जब वो करंट क्रॉस कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो इस प्रकार से क्या हो गई, उसके ऊपर
मैग्नेटिक फील्ड जो आयरन फीलिंग्स डाला गया था वो इस प्रकार से अपने आप को अलाइन कर दिया। यही बात उन्होंने लिखा है, कहा है अभी, he found that the alignment of magnetic needle is tangential to an imaginary circle। एक इस प्रकार का सर्कुलर वो आया which has straight wire as its center, then and आगे लिखिए and has its plane perpendicular to the wire and has its plane perpendicular to the wire। इस प्लेन मतलब इस पेपर के ऊपर ये इस तरह से परपेंडिकुलर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए ये हमारा वो पेपर है जिसके बारे में वो बता रहा है, दिस इज योर पेपर, और इस पेपर में ये जो वायर है वो इस प्रकार से यहाँ से आया, ये वायर है जो ऊपर से ऐसे और नीचे यहाँ से ऐसे निकला है। इसके ऊपर जब आप ऐसे दिखा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम ऊपर से नीचे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें वहां पर दिखाई दे रही है वो समथिंग लाइक दिस है। वो इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें वहां पर दिख रही है जो आपको मैं यहां दिखा रहा हूं। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यही चीज अगर ऐसे वो करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, इस प्रकार से अगर करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, ऐसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे दिखेंगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाया वो कुछ इसी प्रकार का है, जहां पे ये जो वायर है ये करंट कैरिंग वायर है और इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन। डन। और ये हमने कैसे किया था, हमने करंट स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर क्या डाल दिया, आयरन फीलिंग डाल दिया, और उस आयरन फीलिंग को जब हमने करंट को ऑन किया यानी स्विच को जब हमने क्लोज किया तो ये जब ऑटोमेटिकली इस प्रकार से वो क्या हो गए, आपस में अलाइन हो गए। तो हमें पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो सेंटर से क्रॉस कर रहा होता है वो इस प्रकार से अपने आप को अलाइन कर लेता है। डन। आगे लिखें, ये फोटो आप उसके बगल में बना लीजिएगा सो दैट कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से वो अलाइनमेंट हो रही है, ठीक है। और उसके आगे जो मैं बोलता हूं वो लिखें, उसके आगे जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। Right. If the current is reversed, अगर करंट को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, तो शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई खास परिवर्तन नहीं पाया गया। सिर्फ जो अंतर आया वो किस में आया, वो उसके डायरेक्शन में आया। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसलिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि डायरेक्शन कैसे निकाला गया था, पर ये जरूर था कि जो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर, ये जो सर्कल में चल रहा है वो जरा सा बदल गया था। कैसे, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि, या राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आप इस प्रकार से अपने हाथ को ये डायरेक्शन ऑफ करंट में ऐसा डालिए। सपोज ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, ये जो कर्ल हो रहा है फिंगर का, अगर दिस इज द डायरेक्शन, द कर्लिंग ऑफ फिंगर, सबको ये अपना राइट हैंड निकालिए और इसके लिए मुझे डायरेक्शन बताइए कि वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप जब राइट हैंड निकालेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब को रखिए और कर्ल करिए फिंगर को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो फील्ड लाइंस है इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, इनकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसके लिए। और जब आप इसके लिए चेक करेंगे तो राइट हैंड, आप राइट हैंड से चेक करोगे तो करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और आपने यूं ऐसा घुमाया तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें किसी को कोई डाउट है कि ये क्लॉकवाइज क्यों आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज क्यों आ रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया। राइट हैंड थंब रूल, डोंट यूज योर लेफ्ट हैंड। एग्जाम में ये बहुत बड़ा ब्लंडर हम लोग करते हैं। क्या ब्लंडर करते हैं मैं आपको बताता हूं। आप लोग, ज्यादातर लोग राइटी हैं, तो राइट में आपके पेन होता है और इसी से आप लिख रहे होते हैं। तो एग्जाम में जब ये आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड वगैरह निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हाथ हमारा खाली होता है हम उसी से चेक करने लग जाते हैं। अगर बाई चांस आपने गलत हाथ यूज कर लिया, होगा क्या, देखिए ऊपर अगर जा रहे हैं तो ये इस तरफ आ गया, यानी आना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज पर आ गया क्लॉक, तो आपने जो भी आंसर लिखा उसका एग्जैक्टली अपोजिट वाज द करेक्ट आंसर। तो इतना अपन ब्रेनली स्ट्रांग नहीं है कि आप लेफ्ट से निकाल के फिर राइट में उसको चेंज करें। तो इसलिए याद रखिएगा, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालो तो सबसे पहले अपने पेन को नीचे रखिए
और फिर राइट हैंड डिसाइड करिए एंड देन डू ऑल दोस प्रैक्टिस जो मैंने अभी आपको बताया है। डन। तो इस प्रकार से हमें ये देखने को मिला कि किस प्रकार से हम डायरेक्शन निकालते हैं। उसके नीचे लिखिए इफ द करंट इज रिवर्स द नीडल इज डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ द करंट इज रिवर्स द नीडल इज डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि अगर करंट नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये क्लॉकवाइज था, जब करंट नीचे से ऊपर रखा गया तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फुल स्टॉप। The deflection of the needle indicates that a magnetic field is established. The deflection of the needle indicates that a magnetic field is established around the current carrying wire. The magnetic field is established around the current carrying wire. तो ये जो डिफ्लेक्शन आया है इससे हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया कि करंट कैरिंग वायर के अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही होता है। फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर, जब आप वायर में करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर और ब्रिंगिंग द निडल क्लोजर टू द वायर, or bringing the needle closer to the wire, the deflection of the needle increases. होप कि ये दोनों डायग्राम आपने बना लिया होगा। तो इसके नीचे मैं और 3 डायग्राम मुझे बनाने हैं, वो मैं बना देता हूं। क्या कह रहा है, जब आप on increasing the current in the wire or bringing the needle closer to the wire, the deflection of the needle increases. 2 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं वो सर्किट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कर दूं, क्या बोलना चाह रहा है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपने इस प्रकार से एक सर्किट बनाया है जहां पर यहाँ पे आपने कुछ लोड वगैरह लगाए हैं। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से जुड़े होते हैं तो वायर में इस तरह से करंट फ्लो करेगा। और अगर इसके बगल अगल में आपने इस प्रकार से कंपास को सेट किया है, सपोज दिस इज द कंपास व्हिच यू हैव सेट, तो इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो डिफ्लेक्शन होगा, आपने क्लॉकवाइज किया था तो यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज के लिए, ऊपर जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको कर दिया। फिर एक्सपेरिमेंट करते वक्त भाई साहब ने एक और काम किया। इस टाइम पे उसने क्या किया, पोलैरिटी को चेंज कर दिया। जब ऑयस्टेड ने पोलैरिटी को चेंज किया तो वहां पर फिर एक दूसरा नजारा देखने को मिला। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट विल फ्लो फ्रॉम ऊपर से नीचे, और इस प्रकार से करंट फ्लो करने लग गई। तो लोड के अक्रॉस दोनों में करंट का डायरेक्शन अलग था। और तब जब उसने कंपास को चेक किया तो कंपास इस तरफ, इस बार जिस दिशा में इधर घूम रही थी उसके एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में मैंने उसको घूमते देखा। एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है, शायद कंपास ही उल्टा हो गया। ये इस प्रकार से किधर घूमता दिखाई दिया, इधर घूमता दिखाई दिया। और केस 3 है, जब आपने इस प्रकार से सर्किट बनाया है और उसमें लोड लगाया, और लोड लगाने के बाद की को क्लोज नहीं किया, द की वाज नॉट क्लोज्ड। यहां पर की क्लोज्ड है, यहां पर भी की क्लोज्ड है, पर यहां पर की जो है वो ओपन है। तो इस बार अगर निडल रखा भी था तो देयर वाज नो डिफ्लेक्शन फाउंड इन द पर्टिकुलर सर्किट, नो डिफ्लेक्शन। यानी यहां से कुछ चीजें मुझे कंफर्म हो रही हैं। क्या कंफर्म हो रही हैं? ये कंफर्म हो रहा है कि जब जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तब तब हमें वहां पर क्या मिला है, डिफ्लेक्शन मिला है। जब सर्किट में करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं मिला है। तो पहली बात जो कंफर्म हुई है, ये कंफर्म हुई कि जब करंट कैरिंग वायर या चार्ज मूव कर रहा है तो ही हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही, और इस समय मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही। पहला पॉइंट आपने ये लिखा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इंडिकेट्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। पहला पॉइंट आपने ये लिखा। सेकंड पॉइंट आपने लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द करंट। अब आप क्या कर रहे हैं, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल और बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। जब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं इन द वायर और ब्रिंगिंग द निडल क्लोजर टू द वायर, अब आपने थोड़ी दूरी पर रखा था, थोड़े पास ले आए,
दूरी में रखे थे पास ले आएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले आपने बोर्ड पर बनाया था, में जो सबसे छोटा वाला नजदीक जैसे जैसे आप आ रहे हैं वैसे वैसे उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आप उससे दूर जा रहे हैं उसका स्ट्रेंथ क्या होता जा रहा है? वीक होता जा रहा है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी मैग्नेटिक कंपास को नजदीक लाएंगे तो भी उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और जब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी हमें ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। डन। थोड़ी देर के बाद जब आप कांस्टेंट करंट पर आ गए, यानी स्टेडी करंट हो गया, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई 5 एम्पीयर। कोई भी सर्किट में जो करंट डेवलप होता है वो ऐसे स्टार्ट नहीं होता सीधे 5 एम्पीयर, गाड़ी सीधे 40 की स्पीड में चलने लग जाती है कि कभी 0 थी, 0 से 2 3 4 5 होते हुए 40 गई होगी। फिर आप 40 पर एक बार आ गए, फिर यू मूव ऑन विद द कांस्टेंट स्पीड। समझ में आ रहा है? जैसे स्पीड में होता है वैसे करंट भी है, करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है? 3 एम्पीयर या 4 एम्पीयर या 5 एम्पीयर या 15 एम्पीयर डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर वैल्यू आपको चाहिए वो उस पे आ जाता है। तो जितने देर तक करंट वाज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उतने ही देर के लिए हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दी। एक बार कांस्टेंट करंट आ गया फिर हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ये बात मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि जो डिफ्लेक्शन देखा गया ये कब तक देखा गया? जितने देर तक आपने उसको क्या किया? करंट इंक्रीज कर रहा था या फिर करंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अगर करंट इंक्रीज कर रहा है या करंट डिक्रीज कर रहा है उसी टाइम पे डिफ्लेक्शन है, कांस्टेंट करंट पे डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन का होना मींस मैग्नेटिक फील्ड। डन। इंक्रीजिंग करंट पे डिफ्लेक्शन ज्यादा है, डिक्रीजिंग करंट पे डिफ्लेक्शन ज्यादा है, कांस्टेंट करंट पे नो डिफ्लेक्शन, नो करंट पे नो डिफ्लेक्शन। ये सब बातें आ रही है, पर ये जो बातें हैं कुछ ना कुछ एक अलग तरफ हमको खींच के ले जा रही है। इस प्रेजेंस ऑफ करंट required for magnetic field या variable current is required for magnetic field? क्वेश्चन मार्क मैं पूछ रहा हूं। सिर्फ करंट का होना डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, कंटीन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड, या फिर वेरिएबल करंट का होना इज डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड? वेरिएबल का होना। अभी ये बातें इतनी कंफर्म नहीं हुई तब तक जब तक हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ते। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमें ये और डिटेल में समझ में आता है। और स्टेड में बस इतना ही हमें क्लियर किया है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग वायर के बगल में मैग्नेट को कंपास को रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। ये डिफ्लेक्शन कब आता है, कितने देर तक आता है, इसके बारे में ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ मालूम नहीं चलता। उसके लिए फिर अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, जब वो मौका आएगा फिर मैं उधर डिटेल में आपको समझाऊंगा। जस्ट टू मेक यू इन्फॉर्म कि आपको सिर्फ इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि पूरी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, कुछ कहानी अभी बाकी है। अभी से इतना पता चल रहा है कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन कितने देर तक होगा, कब कब डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन का क्या प्रकार है, किस टाइम पर डिफ्लेक्शन होता है, ये सारी चीजें और हमें क्लैरिफाई होगा जब हम आगे बढ़ें। फुल स्टॉप। उसके आगे लिखिए, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट magnetic field is produced due to electric current. This experiment shows that magnetic field is produced due to electric current. Electric current की वजह से magnetic field पैदा होती है। That's it. इससे ज्यादा हमें और कुछ पता नहीं चल रहा है। Full stop. Electric current means moving charge. 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 और moving charge मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी मींस मूविंग चार्ज। और आपने चैप्टर का नाम क्या लिखा है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहां से कंक्लूड हो रहा है कि जब जब चार्ज मूव करेगा देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे लिखिए, so it can be concluded that moving charges produces magnetic field in the surrounding. It can be concluded that moving charges produces magnetic field in the surrounding. तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या हो गया? कंफर्म हो गया। बाकी के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो फिर हम लोग जब आगे आगे धीरे धीरे चैप्टर में बढ़ेंगे फिर हम लोग वहां चेक करेंगे कि किस प्रकार से आगे की चीजें आती है।
खास करके जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं ठीक इसके बाद वाला जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे फैराडे का एक्सपेरिमेंट आएगा, वहां आप लोग और डिटेल में इस बात को समझ पाएंगे। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि जब कभी भी कोई वायर है तो वहां डिफ्लेक्शन है, पर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन? तार के रहने से डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये निकालने के लिए दो रूल हमें पता होने चाहिए। एक रूल जो ऑलरेडी आप जानते हैं, पहला रूल आप क्या जानते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, व्हाट इज दैट? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जब आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं तो सिर्फ दो ही डायरेक्शन आपको मिलता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज करिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। व्हेन वी टॉक अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पेपर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, and whenever we talk about clockwise direction, ये पेपर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक ये वायर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और ये उसके चारों तरफ ये चक्कर बने हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है? इनसाइड द बोर्ड है। लेकिन व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माने इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। ये देखिए ऐसे करके जा रही है, यहां से बाहर निकल रहा है। तो जब भी हम बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तो उसे हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड द बोर्ड। और आउटसाइड द बोर्ड को हमेशा हम कैसे डिनोट करते हैं? समथिंग लाइक दैट। आउटसाइड द बोर्ड मींस ऑन द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे होगा तो उसे कैसे डिनोट करेंगे? पॉइंट की तरह। और अगर माइनस बोर्ड में होगा, माइनस बोर्ड में होगा मतलब माइनस जेड में होगा, यानी इनसाइड द बोर्ड होगा, तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स की तरह। ये आपने क्लास 11th वेक्टर में भी सीखा होगा। क्लास 11th के वेक्टर में आपको बताया गया होगा, जब भी कोई चीज z एक्सिस यानी प्लस z में आती है तो उसके लिए आप डॉट यूज करते हैं, और माइनस z में जा रही होती है तो उसके लिए आप क्रॉस यूज करते हैं। वहीं पे जहां पे आपने वो डायग्राम बनाया था, वहीं पे बगल में आप लिख लीजिए, क्लॉकवाइज के बगल में आप इस तरह का सिंबल दिखा दीजिए जहां पे वो डॉट डाला गया है, और जहां पे आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाया वहां पे आप क्रॉस डाल दीजिए। और ये एक्चुअली मुझे नोट में लिखवाना चाहिए था, पर ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए ना? क्लॉकवाइज मींस coming out of the board, and coming out of the board is dot, whereas going inside the board मतलब आप प्लेन के अंदर जा रहे हैं, प्लेन के अंदर जा रहे हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं? क्रॉस की तरह। ये डायग्राम ये कहां से बना है मैं वो भी आपको बता देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं। आपने तीर देखा होगा, आपने इस तरह से तीर देखा होगा, देखा है क्या तीर? ये तीर होता है। तीर को अगर आप ना फ्रंट व्यू देखें तीर का, तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ डॉट दिखाई देगा। अगर तीर आपके तरफ ऐसे दिख रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा? एक डॉट। और जब आप उसका बैक व्यू देखेंगे तो पीछे ऐसा प्लस जैसा दिखाई देगा। तो इसलिए जब हम इसको इनसाइड दी बोर्ड यानी तीर ऐसे जा रहा है, तीर अगर ऐसे गया हुआ है तो पीछे से देखकर क्या दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस। वेयरएज तीर अगर ऐसे आ रहा है तो सामने से देखिए क्या दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ डॉट। तो इसलिए इसको डॉट और क्रॉस से हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। डन? तो डायरेक्शन एक तो आपने लिखा राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा एम्पेयर स्विमिंग रूल। तो हेडिंग डालिए एम्पेयर स्विमिंग रूल। ये बनाया नहीं अब तक? अरे ये तो कभी बनाना था यार, बनाए। तो यहां तक आप लोगों ने बना लिया होगा। इसके नीचे आप हेडिंग डालें एम्पेयर स्विमिंग रूल, और एम्पेयर स्विमिंग रूल, और इसके नीचे एक और रूल लिखवाऊंगा जो कि राइट हैंड थंब रूल है। तो पहले एम्पेयर स्विमिंग रूल लिख लेते हैं, फिर राइट हैंड थंब रूल देखेंगे। राइट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन अ मैन swimming along the wire in the direction of current, if we imagine a man swimming along the wire in the direction of current with his face turns toward the magnetic needle. If we imagine a man is swimming along the wire in the direction of the current with his face turned toward the magnetic needle, so that the current enters through his feet, and leaves at his head, then enters his feet and leaves at his head, then
through his feet and leaves at his head, then north pole of the needle will be deflected towards his left hand. North pole of the needle will be deflected towards his left hand. कहानी क्या है समझते हैं। जिस वायर की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें करंट चेक करना है, उसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए, नदी मान। उस नदी में एक बंदा तैर रहा, एक बंदा इस तरह से तैर रहा, ये इसका हाथ है, ये इसके पांव, ऐसे ये तैर रहा है, ठीक है। और ये जो तैर रहा है किस प्रकार से तैर रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कुछ इस प्रकार से है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो उसके पांव के थ्रू अंदर जा रहा है, बाहर इसके सर से निकल रहा है। जिस तरफ से ये बाहर निकल रहा है उसको नॉर्थ मान रहे हैं, और जिधर से इसके पांव में घुस रहा है उसको क्या मान रहे हैं, साउथ मान रहे हैं। ये देख किधर रहा है, तो ये उधर देख रहा है जिस तरफ क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। ये किधर देख रहा है, किस तरफ देख रहा है, माने तैरते वक्त कोई कौन कौन तैरना जानता है, जो लोग तैरना जानते हैं उनको पता होगा कि आप तैरते वक्त आप एक बार सर इधर करते हैं और फिर एक बार सर इधर करते हैं, और वो सर इधर करते वक्त ही आप हवा लेते हैं। जो आप तैरने के वक्त जो हवा आपको लेना होता है, जो लोग तैरे हैं उनको तो बाकायदा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है वो सिर्फ तभी ये जान सकता है जब वो सच में उसमें कूदेगा, कि ये सिखाया नहीं जा सकता है कि कैसे आप ऐसे करके और किस प्रकार से आप हवा खींचते हैं। वो जो ट्रेनिंग लेता है या जो तैरना जानता है, या जिसके पापा ने उसको तालाब में फेंक दिया और वो खुद ही सीख गया, ऐसे भी होता है। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं, विदेश में क्या किया जाता है, उसके 6 महीने या साल भर के बच्चे को जानबूझ के पानी में फेंक दिया जाता है और उसको तैरना सिखाया नहीं जाता है, वो खुद ही तैर के ऊपर आ जाता है। ठीक वैसे ही जानवर अपने बच्चों के साथ करती है। जानवर भी अपने, जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गए, चीता हो गया, ये अपने बच्चों को कभी तैरना नहीं सिखाती। गाय को कभी किसी ने तैरना सिखाया है, पर अगर गाय बाढ़ में फंस जाएगी वो तैरते तैरते एक जगह से दूसरे जगह चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ना ऑटोमेटिक ये ज्ञान हो जाता है, क्योंकि भगवान ने खाना कभी किसी मैंने ओजस को कभी आज तक खाना नहीं सिखाया, लेकिन 6 महीने का भी था तो उसको पता था कि मिट्टी लेना है तो यहाँ उठा के मुंह में डालना, कभी उसने आंख में डाल नहीं देगा उसको। कुछ चीजें ऐसी है जो ना भगवान बाय डिफॉल्ट करके भेज देते हैं। आपको खाना होगा, आप कोई भी चीज उठाएंगे आप मुंह में ही डालेंगे, कभी नहीं देखा मैंने उसको ऐसे मिट्टी उठा के नाक में ठेल रहा है। आई हैव नॉट सीन हिम इवन ही वाज 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने का था फिर भी नहीं देखा, अब तो बड़ा हो गया है तो कभी उसको नहीं देखा कि वो नाक के अंदर मिट्टी ठेल रहा है, हमेशा मुंह में ही डाल रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान डायरेक्ट उसको सिखा के भेजते हैं। उसमें से वन ऑफ द प्रॉपर्टी है स्विमिंग। आप अगर बचपन में किसी बच्चे को जबरदस्ती पानी में फेंक दें, खुद ही सीख जाता है स्विमिंग, उसको आपको स्विमिंग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं और अपने सेंसेस में आ जाते हैं 5-6 साल के बाद, फिर अगर आप वही नेचुरल वो जो भगवान ने भेजा था, जो आर्ट शरीर में आपके देकर उसको आप भूल गए, फिर आपको ट्रेनर लगता है, अच्छा तुम्हारी उस प्रॉपर्टी को फिर से जगाना होगा, और फिर आप उसे जगाते हैं और फिर आप स्विमिंग सीख जाते हैं। तो जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अगर मैग्नेटिक कंपास जिधर रखा है उस तरफ आपका फेस है और आप किस तरह अलाइंड है, आप इस तरीके से अलाइंड है कि डायरेक्शन ऑफ करंट के हेड जहां पर है वहां पे आपका करंट निकल रहा है और पांव जहां पे है वहां पे आपका करंट जा रहा है। तो ऐसे केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स वेस्ट होगा, वो ऑलवेज टुवर्ड्स किधर होगा, वेस्ट होगा। और इसके लिए एक वर्ड भी याद रखते हैं, स्नो, SNOW, क्या कहते हैं, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट का डायरेक्शन है तो जो आपका डिफ्लेक्शन है वो ऑलवेज क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट आपने फेस किया था, दे आर फेसिंग ईस्ट, करंट का डायरेक्शन वाज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन विल बी ऑन वेस्ट। वेस्ट का डिफ्लेक्शन मतलब किधर, वेस्ट का डिफ्लेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड ईस्ट का डिफ्लेक्शन इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसकी बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो तैराक होगा वो कैसे होगा, इधर उसका पांव होगा और इधर इसका हाथ होगा, है ना, ऐसे कुछ, और ये किधर देख रहा होगा, इधर देख रहा होगा, यानी इसका नॉर्थ ये होगा, इसका साउथ ये, और ये ईस्ट इस तरफ होगा। तो इसकी डिफ्लेक्शन कैसे आएगी, ऐसे आएगी, वेस्ट के तरफ। तो कुल मिलाकर जो भी आपका, ये उल्टे में मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया होगा, क्योंकि वो आदमी भी अजीबोगरीब बन गया और डायरेक्शन भी मेरे को सेंस नहीं बन रहा है, तो वहां मत छोड़िए, यहाँ बस ध्यान रखिए यही वाला से, क्योंकि उल्टे में तो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि इधर क्या हो गया।
अच्छा अगर मैं ऐसे हूँ तो नॉर्थ इधर तो ईस्ट इधर उल्टा हो गया भाई, मैं कह रहा क्यों उल्टा हो रहा है? ईस्ट इधर नहीं होगा ना, ईस्ट इधर होगा तो वेस्ट उधर आएगा, वेस्ट उधर आएगा तो कैसे आएगा? इस तरह से, जिस तरह से डायरेक्शन बना हुआ है उधर ही आएगा। ठीक है, तो उल्टे में मत समझिएगा, आप सीधे वाला समझ जाइएगा कि जिस प्रकार से नॉर्थ से साउथ, जब साउथ से नॉर्थ आपका करंट फ्लो कर रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास, इसका डिफ्लेक्शन ऑलवेज कैसे होगा? वेस्ट। ये कब काम होता है? जब आप नॉर्मल राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा पा रहे। अधिकांश केस जो आप पढ़ेंगे उसमें आप आसानी से राइट हैंड थंब रूल लगा पाएंगे। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे वायर ही आपका स्ट्रेट नहीं है, वायर ऐसे रखा हुआ है, अब कहां नॉर्थ कहां साउथ, मुश्किल है। उस केस में आपको कौन सा रूल हेल्प करता है? एम्पेयर सर्किटल लॉ हेल्प करता है। पर ये तो हो गया जब आप प्रैक्टिकल कुछ केस में देख रहे हैं। जनरली जो हम लोग बुक में देखते हैं वो हमेशा क्या देखते हैं? वो राइट हैंड थंब रूल से आपका काम चल जाता है। तो उसके नीचे लिखिए, दिस रूल कैन बी remembered with the help of word snow. This rule can be remembered with the help of snow, word snow, which means current from south to north, current from south to north in a wire over a magnetic field, current from south to north in a wire over a magnetic field, the north pole of the needle is deflected towards west. North pole of the needle is deflected towards west. North pole of the needle is deflected towards west. तो ये रूल आपको ध्यान रखना है जो कि इक्वली वैलिड है। सेकंड रूल, ये डायग्राम चाहें तो बना सकते हैं पर इसमें आदमी थोड़ा हमारा डैमेज टाइप का बना है, पर फिर भी इफ यू वांट यू कैन मेक दिस, आप बना सकते हैं। नॉर्थ ये डायग्राम बना लीजिए, ये थोड़ा लग रहा है और ये आदमी बस कीड़े मकोड़ा जैसा लग रहा है पर है आदमी, ये एक अजम्पशन है, उसको आप लेकर इसको बना सकते हैं। लाइन मारे इस वाले वो वाला लाइन फिर से रिपीट करें आंसर। तो दिस रूल कैन बी रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड कॉल्ड स्नो, व्हिच मींस current from south to current from south to north in a wire over a magnetic needle, the north pole of a needle is deflected towards west. The north pole of the needle is deflected towards west. तो अगर आप साउथ टू नॉर्थ करंट लेकर जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल ऑफ द निडल वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा? वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, तो वेस्ट उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो चाहे आप इधर से चेक करें या उधर से चेक करें, डायरेक्शन ऑलवेज विल बी सेम। अब उसी के नीचे लिखिए व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, या इसी को राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहता है, द राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट, द राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट इफ thumb is kept in the direction of moving current, if the thumb is kept in the direction of moving current, the curling of finger, if the, according to right hand thumb rule, if the thumb is kept in the direction of moving current, in the direction of moving current, then the curling of finger will give the direction of magnetic field, will give the direction of magnetic field. Will give the direction of magnetic field. अगर ऐसे करंट कैरिंग वायर है तो ये जो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर था ये आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, या फिर इसका उल्टा, उल्टा छोड़ दीजिए, सीधे रहने, उल्टा बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये लिख दीजिए, ये किस प्रकार से मैंने बनाया है, और ये if the direction of current is in the thumb, तो curling of finger will give you the direction of magnetic field। तो यही बनाया मैंने, इस मुड़ते हुए मुड़ के बनाया है, ऐसे है ना, दिख रहा है आपको दोनों सेम कैसे दिख रहा है, वो ऐसे ही है, वो बना लीजिए। और ये सबसे सरल तरीका है पता करने का। और जनरली प्रैक्टिकल जो वायर वगैरह रखे रहते हैं वो थोड़े आड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर जनरली ऐसे है। ये अभी जो फोटो बनाई है ऐसे बना हुआ है, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। लाइक दिस मींस
करंट कैरिंग वायर वो समथिंग लाइक दिस और ऐसे मुड़ा है वो, मतलब आप कह रहे हैं ऐसे बनाने के लिए, ऐसे ऐसे मतलब आप कह रहे हैं उल्टा बनाना होगा, ऐसे बनाना होता तो करंट ऊपर जाना होता, मैं ऐसे बनाता। बात एक ही होता, दिखता तो एक ही जैसा। हाँ बस यहाँ पे नाखून दिखते हैं और इधर नाखून नहीं दिख रहा, अंगूठी दिख रही है। ये खुला हुआ लग रहा है? इज इट? मैं भूल रहा हूँ ये बंद है। हाँ ये इसका फोटो बनाया मैंने। खुला नहीं, बंद है। खुलने के लिए तो करस्पॉन्डिंगली द लेंथ ऑफ फिंगर थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, तो ऐसे इतना ही बनाया है, ऐसे है ना, ऐसे थोड़ा बनाया, ऐसे बनाया तो उंगलियां और लंबी लंबी होती और प्लस सारे बराबर नहीं होते। अगर आप खुले हुए हाथ बनाएंगे तो फिर ये पैर वाला सबसे बड़ा, फिर ये बीच वाला थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा, फिर ये तीसरा वाला उससे छोटा, फिर छोटा वाला सबसे छोटा, ऐसे होता ना। क्या आप लोग बिना मतलब ड्राइंग वगैरह बिल्कुल ही नहीं सीखे क्या? हमारा मास्टर साहब गड़ई नाम का, गड़ई सर, एसके गड़ई, उनको पता नहीं था कि मैं कलर ब्लाइंड हूं, जो एक्चुअली मैं हूं। मैं सर बोलते थे ब्लू कलर का आकाश बनाना है, ब्लू कलर का आकाश, कभी रेड बन जाए, कभी ग्रीन बन जाए, कभी कुछ बन जाए, पता नहीं लगा कौन सा कलर है, जिसको लेके उधर करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, है ना। चलिए इसको बनाएं। तो एम्पेयर का जो रूल है वो क्या कहता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अलोंग द थंब, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, और ब्रैकेट में लिखिएगा बायो-सावर्ट्स लॉ। हेडिंग डालिए बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, SAVART, बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, और आपको बताना है ये बायो-सावर्ट लॉ, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो एग्जाम में अगर डेरिवेशन आया तो आपसे मैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट लॉ पूछा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, जो पूरे के पूरे पहले 3 चैप्टर का जान था, फोर्स, ठीक उसी प्रकार से ये भी इस पूरे चैप्टर का क्या है? जान है, दैट इज बायो-सावर्ट्स लॉ। लिखना स्टार्ट करें इसके नीचे, राइट, बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ is an experimental law, बायो-सावर्ट्स law is an experimental law predicted by Biot and Savart, predicted by Biot and Savart. This law deals with Biot and Savart, दो अलग-अलग साइंटिस्ट हैं। This law deals with the magnetic field induction at a point. This law deals with magnetic field induction at a point due to a small current element, due to a small current element. क्या कह रहा है? अब मुझे ये बात समझ में आ गई, ध्यान से समझिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। क्या कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है कि ऑर्स्टेड भाई साहब ने मुझे बताया कि जहां कहीं भी करंट कैरिंग वायर है वहां पे अगर मैग्नेटिक कंपास को रखा जाए तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यानी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं है वो हमें कंफर्म हो गया कि जिस भी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड होगा। डन। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज निकला या फिर एंटी क्लॉकवाइज निकला, डिपेंडिंग अपॉन दो भाई साहब ने अलग अलग लॉ दिया। एक एम्पेयर ने अपना स्विमिंग लॉ दिया और राइट हैंड थंब रूल जो ऑलरेडी आप क्लास 10 से जानते थे, आपको ये भी पता चल गया। मैग्नेटिक फील्ड है पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है पता चल गया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक वायर से कितने दूरी पर
मान लीजिए एक वायर के जस्ट बगल में, एक वायर से थोड़ी दूरी पर, जब आप ये R को चेंज करते जाएंगे, यानी मैग्नेट से जो दूरी, मैग्नेट बोल रहा हूं, वायर से जो दूरी आप बदलते जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बदलता जाएगा। पहले मेरे को ये पता चले कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तब ना मैं देखूंगा कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मैग्नीट्यूड किसके वजह से? एक करंट कैरिंग वायर की वजह से। कहां? उससे थोड़ी दूरी पर। आप वेरिएबल एक R निकाल के उसके आप डेरिवेशन कर लेंगे, फिर तो आप बताएंगे ना कि ज्यादा होगा तो कम हो, ज्यादा होगा तो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेशनशिप। यही रिलेशनशिप किसने दिया? बायोट एंड सवर्ट नामक साइंटिस्ट ने, कि करंट कैरिंग वायर एलिमेंट की वजह से कुछ दूरी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी या क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, वो कैसे हम लोग निकालें। डन। अभी ये लाइन को पढ़िए, क्या बोल रहा है? दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, यही हमें बायो-सावर्ट ने बताया। अब बायो-सावर्ट ने जो चीजें बताई है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या कंडीशन है वो सारा हम लोग देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको वो बताया गया है। देखिए, उसने किस प्रकार का एक वायर ले लिया, रैंडम इस प्रकार का कोई एक वायर ले लिया और उस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसको आप क्या कह रहे हैं? डीएल। ये लेंथ जो है वो डीएल लेंथ का है और इस डीएल लेंथ से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है। इस करंट का जो डायरेक्शन है, सपोज ये आई का डायरेक्शन है करंट का, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या था आपको बताए थे? व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी क्या था? J। करंट डेंसिटी का डेफिनेशन करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया वाज करंट डेंसिटी। तो वो आपका करंट एलिमेंट है, उसका दिस इज जो मैंने शेड किया है दैट इज करंट एलिमेंट। और मैं इससे थीटा दूरी पर, इससे थीटा दूरी पर चेक करना जा रहा हूं, थीटा एंगल पर चेक करना जा रहा हूं एक पॉइंट ए पर कि कितना डीबी, डीबी बी इज व्हाट? बी इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ई से क्या डिनोट करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बी से क्या डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बी से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंटल करंट di, या मैं dl बोल रहा हूं, यानी छोटे से लेंथ से जो करंट पास कर रहा है जिसको I बोलेंगे, उस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट A पर कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसको हम लोगों ने क्या बोला है? dB बोला है। वही हमें बायो-सावर्ट ने बताया। ठीक है, ये एक प्रकार का लॉ है। लॉ मतलब आप याद करिए, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। तो कूलम्ब्स लॉ में आपने क्या पढ़ा? कूलम्ब स्टेटेड दैट F is directly proportional to the product of masses, F is inversely proportional to the square of distance between them। और जब आपने उन दोनों को कंबाइन किया था तो आपने लिखा था F is equal to, F is proportional to m1 m2 by r square, या q1 q2, m1 m2 तो ग्रेविटेशन में, और इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था q1 q2 by r square, और उस प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू डालने के लिए आपने क्या लिख दिया था? k लिख दिया था। ऐसे ही ये भाई साहब ने भी कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हिज एक्सपेरिमेंट्स। और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने जो लॉ दिया वो क्या स्टेट करता है वो अभी लिखना है। तो उससे पहले आप ये डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने के बाद मैं अभी आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ये स्टेटमेंट दिया गया, जहां पे dl क्या है? वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर। लिख दीजिएगा वहां पे dl इज वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ conductor। dB is magnetic field at point A, dB is magnetic field at point A, at point A ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, and r is the distance, यहां से यहां की जो दूरी है that is r is the distance
between elemental length dl and point P, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जिसको हमने r के नाम से बताया है। डन। मुझे बताइए ये जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ये अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर? तो जैसा कि आप थंब रूल पढ़े हैं, थंब रूल पढ़ना यानी करंट का डायरेक्शन इधर है तो अंदर की ओर होगा, तो ऑब्वियसली ये जो फील्ड होगा वो इनसाइड दी बोर्ड जा रहा होगा, और इनसाइड दी बोर्ड जाने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका डायरेक्शन, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। तो अभी फील्ड का डायरेक्शन मेरे को पता चल गया विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर वो स्विमिंग रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। लिखना स्टार्ट करिए। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, according to Biot-Savart's law, the magnitude of magnetic field induction, the magnitude of magnetic field induction dB at a point A, according to Biot-Savart's law, the magnitude of magnetic field induction dB at a point A due to a current element depends on the following factor. Due to a current element depends on the following factor. Point number 1. Following factor. Point number 1. dB is directly proportional to I. पहला पॉइंट है dB is directly proportional to I. What is directly proportional to I? I is current carrying in a conductor. dB is directly proportional to the current inside the conductor. तो लिखिए, तो पहला स्टेटमेंट आपने लिखा है dB is proportional to I. What is this? Magnetic field is directly proportional to the current flowing through the conductor. Magnetic field is directly proportional to the current flowing through the conductor. First step. Second, dB is proportional to dl. dB is proportional to dl. dB जो है वो dl के proportional है. That is, magnetic field is directly proportional to the length of the element. dB is directly proportional to dl. That is, magnetic field is directly proportional to the length of the element. Third, dB is directly proportional to sine of theta. dB is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या होगा उसको समझने के लिए यहाँ पर एक टेंजेंट मुझे बनाना होगा, सो दैट कि आपको समझ में आए कि वो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ताकि वो थीटा और 90 माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ टेंजेंट बना है। ये आपका पूरा 90 डिग्री है, इसमें थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, तो वो साइन थीटा है। लिख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, magnetic field is directly proportional to sine of the angle between length of element and line joining the element to point, length of element and line joining the element to point A. तो इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है जिसका साइन हमें लेना है, जिसका साइन कंपोनेंट हमें लेना है। एंड लास्ट, dB is inversely proportional to r square. dB is inversely proportional to r square. dB जो है वो inversely proportional है r square. That is, magnetic field is inversely proportional to square of distance between the element and point A. dB is, magnetic field is inversely proportional to the square of distance between the element and point A. इन सारे फैक्टर्स को जब आप कंबाइन करोगे तो आप लिखोगे dB is proportional to IDL sin theta by r square. IDL sin theta by r square. तो बायो-सावर्ट ने हमें ये बताया कि dB जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? IDL
sin theta by IDL sin theta by r square. This relationship जो अभी आपने निकाला है, this relationship is known as Biot-Savart's law. यही Biot-Savart's law है. This relationship is known as Biot-Savart's law. Done? Full stop. ये रिलेशनशिप बायो-सावर्ट लॉ है. इसके नीचे बस एक लाइन लिखिए, फिर आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं और अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक थोड़ा बड़ा सा डेरिवेशन चालू होता है, तो वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे. इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, if conductor is placed in air or vacuum, then magnetic field is given by mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. dv is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. dv is elemental magnetic field, dl is elemental current length. ये जो एलिमेंट है, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड और पूरे लेंथ ऑफ वायर के लिए आ जाएगा. पर रिलेशनशिप यही है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर. हियर व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज permeability. epsilon naught was permittivity. Mu naught is permeability, right? Mu naught by 4 pi is proportionality constant, where mu naught by 4 pi is proportionality constant and mu naught is permeability of free space. Permeability of free space. Mu naught by 4 pi का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁷. mu naught by 4 pi का वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. टेस्ला मीटर पर एम्पेयर ये आपका वैल्यू है. और अगर कोई पूछे कि परमियाबिलिटी का क्या वैल्यू होता है, वो होता है 4 pi into 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. या इसी को वेबर के टर्म्स में अगर आप बोलेंगे तो वो होता है वेबर एम्पेयर मीटर. वेबर एम्पेयर मीटर, इसको आप वेबर के टर्म्स में बोलेंगे तो वेबर एम्पेयर मीटर, ये भी आप लिख सकते हैं. तो म्यू नॉट इज permeability of free space. What is permeability of free space? और इसका डेरिवेशन हम लोग अगले क्लास में करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. आज की क्लास